फिर भूत बंगला। बिरजू दिल्ली का रहने वाला 21 साल का एक साधारण सा लड़का था। बिरजू को पहाड़ बहुत पसंद थे और सबसे ज्यादा खुशी देते थे, इसीलिए वह हर महीने कम से कम एक बार पहाड़ों में घूमने आ जाता था। इस बार वह अपने पहाड़ी दोस्त समीर के साथ मसूरी घूमने आया था। मसूरी के आसपास के एरिया में घूमते हुए वो लोग राधा भवन के किले के पास पहुंच गए। बिरजू की नजर जैसे ही इस अंधेरे हुए किले पर पड़ी, वह बस वहीं रुककर उसे देखने लगा। बिरजू उस किले के अंदर जाने की जिद करने लगा, पर तभी उसके दोस्त समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब पहाड़ों में रहने वाला समीर राधा भवन के बारे में कुछ ऐसा जानता था जो बिरजू को नहीं पता था। समीर ने अपने घर वालों से राधा भवन के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। सुना था कि राधा भवन कोई मामूली किला नहीं है, बल्कि एक भूतिया किला है। बिरजू इन सब चीजों में नहीं मानता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत या पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। पर समीर बार बार उसे अंदर जाने से मना कर रहा था। अब इन्हीं बातों के बीच वहां से मसूरी के कुछ लोकल्स गुजर रहे थे। उन्होंने जब उन दो लड़कों को आपस में बहस करते हुए देखा तो उनके पास आ गए। जैसे ही उन लोकल्स को पता चला कि बिरजू राधा भवन के अंदर जाने की जिद कर रहा है, तो सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने बताया कि वहां की कहानी क्या है। उन्होंने बताया कि 1877 में बने इस राधा भवन की अपनी ही एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि कोलकाता के राजा जब मसूरी आए तो उन्हें यहाँ की वादियों से प्यार हो गया और उन्होंने अपने इस प्यार की निशानी के लिए एक किला बनवाया और उसका नाम राधा भवन रख दिया। उस किले से उन्हें एक अलग सी अटैचमेंट हो गई, इतनी अटैचमेंट कि वह कभी मुड़कर कोलकाता वापस गए ही नहीं और उस किले में रहने लगे। राजा के मरने के कई सालों के बाद अफगानिस्तान का एक सुल्तान आमिर याकूब खान भी जब इस किले में पहुंचा तो उसे भी इस किले से मोहब्बत हो गई। पर इस किले पर ब्रिटिशर्स की भी नजर थी। ब्रिटिशर्स के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सुल्तान ने उस किले को नहीं छोड़ा और उसका अंजाम बुरा था। ब्रिटिशर्स ने सुल्तान को उसी किले की एक काल कोठरी में बंदी बनाकर रख दिया और उसी में सुल्तान की मौत भी हो गई। कहते हैं कि सुल्तान ने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा उस किले को नहीं छोड़ पाई। सुल्तान के मरने के बाद राधा भवन में रह रहे ब्रिटिशर्स के साथ बहुत से पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने लग गए और उन्हें डर कर वहां से भागना पड़ा। माना जाता है कि सुल्तान की आत्मा आज भी उस किले में रहती है और सुल्तान की आत्मा को उस किले में किसी और का होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई लोग जो उस किले में गए, उनमें से बहुत लोग पागल हो गए और कुछ तो कभी किले से फिर कभी वापस ही नहीं लौटे। आज भी रात में उस किले से सुल्तान की दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यह कहानी सुनकर समीर के तो पसीने छूटने लगे, पर बिरजू जोर जोर से हंसने लगा। उसने लोकल्स की कहानी का मजाक उड़ाया और कहा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और वह इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए तो अब तो बिल्कुल अंदर जाएगा। लोकल्स बिरजू से गुस्सा होकर वहां से चले गए और बिरजू राधा भवन के अंदर जाने लगा, पर समीर ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। बिरजू उसे भी पीछे छोड़कर किले के अंदर जाने लगा। उस किले के अंदर जाते ही बिरजू की आंखें चमक उठीं। पता नहीं क्यों उसे उस खंडरई किले में अचानक से थोड़ी ठंड लगने लगी। क्योंकि वह एक हिल स्टेशन पर था तो उसे ये बात अजीब नहीं लग रही थी। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था और राधा भवन के अंदर अंधेरा छाने लगा था, पर बिरजू को उस किले से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बिरजू उस किले के अंदर खड़ा होकर उस कहानी वाले सुल्तान को आवाज देने लगा और उस सुल्तान पर हंसने लगा। लेकिन तभी अचानक से बिरजू को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो बिरजू को वह अपने मन का भ्रम लगा, पर तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बगल में खड़ा सांस ले रहा हो। बिरजू के पूरे शरीर में एक एक कपकपी उठ गई। उसके बगल में कोई नहीं था। तभी उसके पैरों को
किसी ने पकड़ लिया और वह जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसके शरीर को कोई घसीटकर किले के अंदर लेकर जा रहा था। जैसे ही बिरजू ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसका दिल दहल गया। एक आदमी सुल्तान के कपड़ों में उसके पैरों को अकड़ कर घसीट रहा था। बिरजू डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तभी उस सुल्तान ने मुड़कर बिरजू को देखा और वह दृश्य बिरजू के दिमाग में हमेशा के लिए छप गया था। उस सुल्तान के चेहरे की याद स्किन उतरी हुई थी और उसका पूरा बदन काला पड़ा हुआ था। बिरजू समझ गया था कि यही वह सुल्तान की आत्मा है और उन लोकल्स की बताई हुई कहानी बिल्कुल सच थी। उस सुल्तान की आत्मा ने बिरजू को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। बिरजू को अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था, बस उसे जोर जोर से धम धम की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बिरजू बहुत ज्यादा डर गया था। उसे अचानक सांस आनी बंद हो गई और वह दर्द में चीखता रहा। चीखते चीखते वह बेहोश हो गया। बिरजू की आंखें खोलीं तो वह अपनी गाड़ी की सीट पर लेटा हुआ था और समीर उसके पास ही बैठा हुआ था। समीर ने बताया कि बिरजू को अकेला छोड़कर वह चला तो गया, पर उसे उसकी चिंता होने लगी थी। सूरज ढलने के कुछ देर बाद समीर बिरजू को ढूंढता हुआ उस किले में गया और उसे बिरजू किले के बाहर एक मैदान में बेहोश पड़ा मिला था। बिरजू ने समीर को गले लगाकर उसे सब कुछ बताया और वह उसके बाद कभी मसूरी नहीं आया। पर तब से बिरजू की मानसिक हालत खराब होती चली गई और वह पागल सा हो गया। और समीर को आज भी राधा भवन के बुरे सपने आते हैं। यह किस्सा सुनकर मैं और मेरा पूरा क्रू दंग रह गया। दोस्तों, बिरजू ने उस किले में रह रही एंटिटीज का मजाक उड़ाया और उसका अंजाम आपके सामने है। एमटीवी डार्क स्क्रोल के अगले एपिसोड में हमारे सीकर्स भी इसी राधा भवन में इन्वेस्टिगेट करने गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, पापी गुद्धिया का छलावा। हमारे वेद पुराणों में कई ऐसे राज छुपे हैं जो आज भी हम नहीं जानते। ऐसी कई चीजें हैं जो आज भी अज्ञात हैं और हमारी समझ से परे हैं। इसी तरह एक और चीज है जिसके बारे में शायद लोग अनजान हैं। मुझे लगता है कि हमारे आसपास एक अंधेरी दुनिया है और उस दुनिया के कई छुपे हुए राज हैं। हम जैसे लोगों के लिए उस अंधेरी दुनिया के रहस्य को उजागर करना, यानी एक छोटा दिया लेकर अंधेरे में रास्ता तलाशने जैसा है। जब भी हमारे पूर्वज हमें अपने समय की कुछ कहानियां बताते हैं या भूत प्रेतों के बारे में किस्से सुनाते हैं, तो हम उन्हें अक्सर बकवास मान लेते हैं। हम इस अंधेरी दुनिया की बातों को झूठ समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कभी-कभी अचानक हमें कुछ अजीब सा एहसास होता है कि यह सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनमें कुछ राज छुपे हैं। जब हमें कोई डरावना एहसास होता है तो हम सोचने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस एक रहस्य बनकर रह जाता है। पीछे रह जाते हैं तो सिर्फ सवाल और घटनाएं। ऐसी ही एक घटना मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। इसे आप छलावा कहें या कुछ और, लेकिन किसी की सिर्फ एक कल्पना कैसे किसी के विनाश का कारण बन सकती है, यह इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। अभी तो मैं आपको बस वो घटना बताता हूं जिसे हम भूत कहते हैं। वह किसी इंसान के लिए वरदान हो सकता है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है जो कभी ना कभी हमें चुकानी पड़ती है। मेरा नाम नीरज है। आज मैं आपको मेरे एक दोस्त के साथ घटी घटना बताने जा रहा हूं। हालांकि मुझे उस घटना का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मैं उस घटना को जानता हूं क्योंकि मेरे दोस्त अभिषेक ने मुझे हर एक चीज के बारे में बताया था। बस उसका अंत मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका अंत कैसा हुआ होगा। इसलिए अब इस बात का निर्णय आप सभी को खुद करना होगा कि वह घटना सत्य है या असत्य। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आप कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ वक्त बाद या फिर कुछ दिन बाद बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होने लगता है या फिर आपके सामने घटित होने लगता है। किसी अनजान जगह पर आपको कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, कुछ भयानक अनुभव होते हैं। यदि कोई आपसे कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है,
किसी जगह पर कुछ बहुत ही भयानक चीज है, किसी चीज का वास है, या कोई है जो उस जगह पर मंडरा रहा है, तो आप भी उस जगह पर बुरी चीजों का अनुभव करने लगते हैं। अभिषेक अक्सर भूत प्रेतों की कहानियों को लेकर मजाक किया करता था। उसे ऐसी कहानियों से बहुत चिढ़ थी। उसके लिए भूत पिशाच की बातें बस किसी बकवास की तरह होती थीं। कभी कभी तो वह हम पर भी गुस्सा हो जाता था। उसके मुताबिक यह सभी फर्जी कहानियां हैं, या फिर मूर्ख लोगों द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई बातें हैं। अभिषेक पढ़ा लिखा था। वह अपना काफी समय मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने में और पढ़ाई करने में बिताता था। कभी कभी वह भूत प्रेत और पिशाच के बारे में कहानियां भी पढ़ता था और घंटों तक हमारे साथ उनके बारे में बातें करता था। वह हमसे कहता था कि दुनिया में कोई भूत नहीं है, हम बस अपने अतीत से डरते हैं। हम सब ने अपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, और वही हमारी गलतियां भूत हैं। उन्हीं को हम भूत समझ लेते हैं, और उस वजह से हमारे मन में डर बना रहता है। जब भी हम किसी ऐसी जगह पर फंस जाते हैं या सुनसान जगह पर चले जाते हैं, तब हमारा ही अतीत हमारे सामने भूत बनकर खड़ा हो जाता है, और उसी से हम डर जाते हैं। बाकी सब कुछ झूठ है, सब कुछ छलावा है। एक दिन लैपटॉप पर कुछ खोजते समय अभिषेक को एक लिंक मिली। यह एक कम्युनिटी थी, जैसे फॉरम या रेडिट पर होती है। उस कम्युनिटी का नाम था खौफनाक अनुभव। उसने सोचा कि चलो देखते हैं कि लोग इस कम्युनिटी पर क्या बकवास डाल रहे हैं, कैसी कैसी फालतू बातें कर रहे हैं। उसने तुरंत ही लिंक पर क्लिक कर दिया और उस कम्युनिटी पर पहुंच गया। वहां कई लोगों ने अपने भयानक अनुभव शेयर किए थे। करीबन हजारों लोग थे जिन्होंने अपने भयानक अनुभव के बारे में लिखा था। अभिषेक ने उनमें से कुछ को पढ़ना शुरू किया। वहां एक जोड़े ने एक नए घर में जाने का अपना अनुभव लिखा था, जहां उन्हें उनके नए घर में किसी अतृप्त आत्मा ने सताया था, और आखिरकार उन्हें वह घर छोड़ना पड़ा। एक इंसान ने अतृप्त आत्माओं से ग्रस्त एक गुड़िया का अनुभव लिखा था। प्रेत, बाधित जगहों के बारे में भी कई लोगों ने तरह तरह के अनुभव शेयर किए थे। साथ ही कई लोगों ने पिशाच बाधा के संबंध में अपने उपाय, मंत्र या विधि आदि लिखे थे। अभिषेक ने ऐसी बहुत सी पोस्ट पढ़ी। उन सभी अनुभवों और उन पर लिखे समाधान को पढ़कर उसे अपने आप पर बहुत हंसी आ रही थी। अभिषेक बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि कैसी अंधविश्वासी बातें हैं। जैसे अमावस्या के दिन एक नींबू पर 21 बार वार करो और ठीक 21 घंटे बाद नींबू तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल देगा। क्या बकवास है। और तो और, एक काली लकड़ी पर आटे का एक गोला बनाकर उसमें उसी आटे से बनी गुड़िया रख दो। फिर अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर उस पर खून बहा दो। फिर एक मंत्र का जाप करो और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सबके बारे में सोचते सोचते उसे एक विचार आया, अगर मैंने भी कुछ ऐसा ही अपना एक झूठा अनुभव यहां शेयर किया तो। उसने सोचा, एक कोई झूठी कहानी, एक बनावटी अनुभव के बारे में पोस्ट लिखकर देखता हूं। देखो तो सही, लोग उस पर क्या सोचते हैं। इस विषय में सोचते सोचते वह सो गया। अगले दिन अभिषेक शाम को जल्दी घर आ गया। रात के खाने के बाद वह अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया और उस कम्युनिटी पर चला गया। उसने उस कम्युनिटी पर अपना नया अकाउंट खोला और उसे नाम दिया पापी गुड़िया। अभिषेक ने अपने अनुभव के बारे में एक झूठी पोस्ट लिखने के लिए पूरा दिन कई काले जादू की वेबसाइट्स पर जाकर देखा। वहां से उसने कुछ जानकारी इकट्ठा की। उसका प्रयास ये था कि किसी भी तरह उसकी पोस्ट किसी को झूठी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए उसने हर तरह की जानकारी निकाली जो लोगों को पढ़ने में सच लगे। दिन भर में उसने सोच लिया था कि उसे क्या लिखना है और क्या नहीं। फिर उसने एक पोस्ट लिखी जो कुछ इस तरह थी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही डरावना अनुभव साझा करना चाहता हूं। 2 साल पहले की बात है, जब मैं किसी काम के लिए कोंकण गया था। वहां मैं कुछ दिनों के लिए एक सरकारी कॉटेज में रुका था। वहां मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा अनुभव हुआ। वहां कुछ था जो मेरे आसपास मंडरा रहा था। रात के 12 बजे के बाद मुझे किसी तरह की एक अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे वो एक अजीब तरह का शोर हो। फिर ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चारों ओर घूम रहा हो, लेकिन तब मैंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। तीसरे दिन मैंने एक आकृति देखी, एक छोटी सी आकृति
जिसे देखकर मैं चौंक गया। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने मुझसे पूछा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि मैं उसी वक्त वहां से भाग गया। यह पोस्ट लिखने के बाद अभिषेक ने उसे कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया। उसने सोचा, अब देखता हूं कि लोग इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और मैंने वह पूरी रात बाहर एक बस स्टैंड पर बिताई। अभिषेक अपनी एक झूठी कहानी में रंग भर रहा था। उसने आगे लिखा, अगली सुबह मैं घबराया हुआ वापस कॉटेज पर चला गया, अपना सामान उठाया और अपने घर लौट आया। मुझे लगा कि मैं मुसीबत से छुटकारा पा चुका हूं, लेकिन नहीं, वह गुड़िया मुझे फिर से दिखाई देने लगी। उसके आने से पहले मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी। फिर कहीं अंधेरे में वह खड़ी दिखाई देती। अंधेरे में घसीटते हुए वो मेरे पास चली आती और मुझसे कहती, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? उसके आने का संकेत ये होता था कि उसके आने से पहले मुझे वह अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती थी। उस आवाज़ को सुनकर मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता था, हाथ पैर कांपने लगते थे। फिर मैंने अपने परिवार को इसके बारे में बताया। हमने इस उलझन को सुलझाने के लिए अपने गांव जाने का फैसला किया। हमारे गांव में एक आदमी था जिसके बारे में मैंने सुना था कि उसे ऐसी चीजों का अनुभव है। वह भूत पिशाच को वश में करना जानता है, तंत्र मंत्र विधि का जाता था और भविष्यवाणी करना भी जानता था। तो मैं उसके घर चला गया। वहां जाकर मैंने बाबा को सारी बात विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे पीछे एक पिशाच पड़ा है। वह अच्छा भी है और बुरा भी। तुम जिस कॉटेज में रुके थे, उस पिशाच को उस स्थान पर जागृत किया गया है, यानी जगाया गया है। ये एक ऐसा पिशाच है जो इंसानों की इच्छाएं पूरी करने की ताकत रखता है, लेकिन अब वह किसी कारणवश वहीं पर फंस गया है। मैंने उनसे पूछा, मैं इससे छुटकारा कैसे पा सकता हूं? उन्होंने कहा, इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि तुम उससे 3 सवाल पूछो, लेकिन सवाल सोच समझकर पूछना। अगर तुमने कोई अजीब सा सवाल पूछ लिया और वह सवाल उसे पसंद नहीं आया, तो वह गुस्सा हो जाएगा। वह तुम्हारी गर्दन पर बैठ जाएगा और तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसे जगाने वाले आदमी का खून उसके मुंह में नहीं जाएगा। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। यह चीजें कितनी भयानक होती हैं। यह सब लिखते हुए अभिषेक खुद पर ही हंस रहा था कि वे कैसी अजीब बातें लिख रहा है। उसने फिर से लिखना शुरू किया। फिर मैंने 3 आसान सवाल पूछने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। अगली रात वह गुड़िया जिसमें वह पिशाच छिपा हुआ था वापस आ गया। एक अजीब सी आवाज आई और ऐसा लगा जैसे वो मेरे आसपास ही है। धीरे धीरे वह मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसने मुझ पर नजर जमाकर कहा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैंने निडर होकर उससे 3 सवाल पूछे। उसने मेरे तीनों सवालों का उत्तर दिया और फिर वह वहां से गायब हो गया। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अभिषेक ने यहां अपनी कहानी खत्म की। उसने पोस्ट को सबमिट किया और सोचने लगा कि अब इस पर कैसे कैसे रिएक्शन आएंगे। सबसे पहले मैंने अपने बारे में 2 सवाल पूछे। ये ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। उसने दोनों सवालों का सही उत्तर दिया। इसके बाद मैंने उससे पूछा, मुझे एक ऐसी लॉटरी का नंबर बताओ जिसमें मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उसने जो नंबर बताया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो सब कुछ होने के बाद वह वहां से चला गया। अब मुझे महसूस हुआ कि मुझे और कुछ मांगना चाहिए था। शायद अगर मैं और ज्यादा मांग लेता तो मैं और भी अमीर बन जाता। यह सोचकर मैं फिर से उस बाबा के पास गया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मैंने उनसे पूछा, मुझे उस पिशाच को फिर से बुलाना है, उस गुड़िया को जिंदा करना है। उसे बुलाने की विधि क्या है और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बाबा जोर से हंस पड़े और बोले, तुम मूर्ख हो। अच्छा हुआ कि वह लौट गया, वरना ज्यादातर लोग उसे बुलाने के बाद उसके जाल में फंस जाते हैं या फिर मर जाते हैं। हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। जब कुछ मिलता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम सही सलामत बच गए हो। बाबा की यह बात सुनकर भी मैं रुका नहीं।
मैंने उन्हें पैसों का लालच भी दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका यही कहना था कि वह मेरे पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते। बाबा ने जो भी कहा हो, लेकिन मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं उस पिशाच को वापस बुलाने का तरीका जानकर रहूंगा। मैंने बाबा के पीछे पड़कर उन्हें मजबूर कर दिया। आखिरकार थक हार कर बाबा ने कहा, मैं तुम्हें विधि बताऊंगा, लेकिन याद रखना, अगर कुछ अच्छा या बुरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी केवल तुम्हारी होगी। इस विधि को करते समय बेहद सावधान रहना। ज- जब भी अमावस्या की रात करीब हो, तभी यह विधि की जा सकती है। इसे अमावस्या के 2 दिन पहले या उसके 2 दिन बाद तक किया जा सकता है, लेकिन ठीक अमावस्या की रात को विधि करने से इसके सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। टू, तुम्हें एक साधारण कपड़े की गुड़िया खरीद कर लानी होगी या फिर अपने पास के पुराने कपड़ों से एक बनानी होगी। गुड़िया में हाथ, पैर, आंखें, नाक और मुंह सब कुछ होना चाहिए। 3, फिर अपने नाखून काटकर उसकी एक माला बना लेना। उस माला को गुड़िया को पहना देना। 4, इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से खून निकालकर गुड़िया के माथे पर लगाना। 5, फिर नमक का एक घेरा बनाकर गुड़िया को उस घेरे में रखना। 6, अपना दाहिना हाथ गुड़िया की छाती पर रखकर उसे पुकारना। इसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा। बाबा ने चेतावनी दी, सावधान रहना, क्योंकि यह विधि करते समय अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। यह सब सुनने के बाद मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं इसे जरूर आजमाऊंगा। ओ कामना पूर्ण पिशाच अहम तवाम आयाम अगमम पूता अगमम इच्छा पूर्ण कर तू अहम। यह मंत्र बोलते ही ऐसा लगेगा जैसे उस गुड़िया में जान आ गई हो। एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी, जो इस बात का संकेत होगा कि पिशाच अब तुम्हारे पास पहुंच चुका है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें उस गुड़िया से यानी उस पिशाच से जो भी 3 सवाल पूछने हैं, उन्हें पहले ही लिखकर रखना होगा। तीनों सवालों के जवाब मिलने तक गुड़िया उसी घेरे के अंदर रहनी चाहिए। अगर किसी कारण से विधि ठीक से नहीं हुई तो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। गुड़िया में कोई हलचल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में तुम उस गुड़िया को फेंक सकते हो। अगर गुड़िया जाग गई और तुमने डर के मारे उससे सवाल नहीं पूछा, तो वह तुम्हें हर रात दिखाई देगी। वह तुमसे पूछेगी, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वह तुम्हें मार भी सकती है। अगर तुम उससे सवाल पूछने के बाद भी उसे देखते रहो तो समझ लो कि तुम बड़े संकट में हो। इस स्थिति में इस दूसरे मंत्र को 3 बार बोलना होगा। स्वामीनम समीपम प्रत्यागत प्रार्थवठालु त पुनः स्वामीना समीपम गच्छ। इसका अर्थ है कि पिशाच अपने मूल स्वामी यानी जिसने उसे जन्म दिया है उसके पास लौट जाएगा। यह सब लिखने के बाद अभिषेक ने अपनी पोस्ट पब्लिश कर दी। उसे यह सोचकर हंसी आ रही थी कि उसने कितनी बढ़िया और डरावनी कहानी गढ़ी है। वह सोच रहा था कि लोग इसे पढ़कर जरूर डर जाएंगे। उस समय रात के 12 बज रहे थे और वह अमावस्या की रात थी। अभिषेक अपनी कहानी पर मुस्कुराते हुए सो गया। अगले दिन जब वह काम से घर लौटा तो उसने रात का खाना खाया और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। वह यह देखना चाहता था कि उसकी पोस्ट पर लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। कई लोगों ने उसकी पोस्ट को लाइक और शेयर किया था। एक कमेंट में लिखा था, कितना खौफनाक अनुभव है। एक दूसरी टिप्पणी में सवाल पूछा गया, आप इस विधि के लिए उस बाबा को पैसे देने के लिए तैयार थे, तो फिर आपने इसे यहां पर फ्री में क्यों पोस्ट किया। यह पढ़कर अभिषेक हंस पड़ा। उसने कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, मैं बस देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस विधि को करने की हिम्मत रखता है। वहीं एक ने लिखा था, क्या बकवास कहानी है। इस कमेंट को पढ़कर अभिषेक खूब हंसा। वह वहां लिखना चाहता था, तुम सही हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि आने वाले दिनों में लोग उसकी पोस्ट पर और क्या क्या लिखते हैं। कुछ दिन और बीत गए। दिन ब दिन लोग उसकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे। अभिषेक हर रात उस कम्युनिटी में जाकर कमेंट्स पढ़ता और उन्हें पढ़कर मजा लेता। वह सोच रहा था कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं, किसी भी बात को सच मान लेते हैं। उसकी पोस्ट पर ज्यादातर लोगों को उसका अनुभव सच लग रहा था और इस बात से अभिषेक बहुत खुश था। आज अमावस्या है
और मैं यह विधि करने जा रही हूं। मैं पिछले 2 दिनों से इसकी तैयारी कर रही हूं। गुड़िया और बाकी सभी सामान तैयार है। कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि क्या हुआ। रात के 11 बज चुके थे। बिना कुछ लिखे उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सोने चला गया। काफी देर तक उसे नींद नहीं आई, क्योंकि उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, क्या उस लड़की ने सचमुच यह विधि की होगी? क्या उसने सचमुच यह सब कुछ आजमाया होगा? अगर किया तो क्या हुआ होगा? इन सब के बारे में सोचते सोचते अभिषेक के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। भले ही यह एक मजाक था, लेकिन फिर भी यह डरावना था। इन विचारों के बीच अभिषेक को थोड़ी देर बाद नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो काम पर जाने से पहले उसने अपनी पोस्ट को एक बार फिर से चेक किया। अभी तक उस लड़की की कोई नई कमेंट नहीं आई थी। अभिषेक उसकी प्रतिक्रिया पढ़ने के लिए उत्सुक था। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था। काम करते करते कब रात के 11 बज गए उसे पता ही नहीं चला। देर रात जब वह घर पहुंचा तो बहुत थक चुका था। बाहर ही खाना खाकर वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। रात का सन्नाटा और कुत्ते की आवाज उस रात बाहर बहुत अंधेरा था। अचानक कहीं से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। उस आवाज ने अभिषेक की नींद तोड़ दी। फिर कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और एक अजीब सी धीमी आवाज उसे सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आधी नींद में अभिषेक ने अपनी आंखें खोली। बोझिल आंखों से उसने अपने आसपास देखा। खिड़की से बाहर की रोशनी कमरे में फैली हुई थी और उस रोशनी में उसने कुछ अजीब सा देखा। वह लगभग 1 फुट लंबी, सफेद कपड़े से सिली हुई एक गुड़िया थी। उस गुड़िया को देखकर अभिषेक को झटका सा लगा। उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। घबराकर वह उठकर बैठ गया। उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए। सामने खड़ी गुड़िया अब हिलने लगी थी और धीरे धीरे अभिषेक की ओर बढ़ रही थी। रात के गहरे सन्नाटे में गुड़िया के घिसटने की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। अभिषेक कांपती आंखों से गुड़िया को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यह सब सच में हो रहा है या फिर यह कोई बुरा सपना है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। गुड़िया अभिषेक के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसने अजीब आवाज में कहा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? यह सुनकर अभिषेक के पूरे शरीर पर डर हावी हो गया। वह जोर से चिल्ला पड़ा। लड़खड़ाते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। अगले दिन जब अभिषेक जागा तो उसे बहुत तेज बुखार था। उसने काम से एक दिन की छुट्टी ले ली। दोपहर को वह डॉक्टर के पास गया, दवाई ली और दिन भर घर पर आराम किया। अभिषेक ने सोचा कि रात जो कुछ भी हुआ वह बस एक बुरा सपना था। शायद बार बार उस बारे में सोचने के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ था। आज तक अभिषेक ने भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं किया था और अब भी उनके सच होने का कोई ठोस कारण नहीं था। लेकिन डरावने अनुभव कहीं ना कहीं मन के अंदर दबे रहते हैं। अभिषेक के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पूरे दिन आराम करने के बाद शाम को उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। रात के खाने के बाद उसने फिर से अपना लैपटॉप खोला और अपनी लिखी पोस्ट देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि शायद उसने यह पोस्ट लिखकर कोई गलती कर दी है। जैसा कि आपने कहा था, मैंने कल रात 12 बजे सभी विधियां पूरी की। कुछ देर तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और इसलिए मैंने गुड़िया से अपना हाथ हटा लिया। नमक के घेरे को साफ किया और सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया। लेकिन ये सब करते वक्त मेरा ध्यान उस गुड़िया पर नहीं था। फिर गुड़िया को फेंकने के लिए मैं उसे ढूंढने लगी और तब मैंने देखा कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। तभी मेरा ध्यान घर के एक कोने में गया। गुड़िया वही घर के एक कोने में खड़ी थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गई, लेकिन मुझे आपका बताया हुआ मंत्र याद आ गया। मैंने उस मंत्र का 3 बार जाप किया। उसके बाद वह शांत हो गई और वहां से चली गई। अभी तक मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। लड़की की टिप्पणी पढ़कर अभिषेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी पोस्ट पर और भी कई नए कमेंट्स आए थे। कई लोगों ने लिखा था कि कल अमावस्या की रात थी और उन्होंने भी उस विधि को आजमाया था। इसके बाद उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके निर्देशानुसार सभी विधियां पूरी की और गुड़िया को जगाया। मैंने उससे 3 सवाल पूछे और फिर वे चली गई। आपने जो कुछ भी लिखा था वह सब सच था।
मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन विधि करते समय मुझसे कुछ गलती हो गई। मैंने गुड़िया को 2 बार पुकारा और तभी मैंने अपने हाथ के नीचे गुड़िया की हरकत महसूस की। मैं बहुत डर गया और तीसरी बार बुलाए बिना ही अपना हाथ हटा लिया। तब मैंने देखा कि गुड़िया वहां से गायब हो गई। कृपया मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जाने के लिए मंत्र बोला है, लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा है। इन टिप्पणियों को पढ़ने के बाद अभिषेक ने बिना कुछ और पढ़े लैपटॉप बंद कर दिया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसका दिमाग इस बात को समझने में नाकाम था कि जो उसने मजाक में लिखा था वह लोगों का वास्तविक अनुभव कैसे हो सकता है। अभिषेक का मन बेचैन हो गया उस वक्त। बाहर अंधेरी रात थी। कमरा बेहद शांत था। घड़ी की टिक-टिक के अलावा कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आधी रात का समय हो चला था। रात के 12 बज चुके थे। अभिषेक अपने कमरे में अपना चेहरा घुटनों में दबाए बैठा हुआ था। उसका दिमाग चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। सन्नाटे के बीच डर और अनिश्चितता ने अभिषेक को पूरी तरह जकड़ लिया था और अचानक उसे वह आवाज सुनाई दी। 1 बार, 2 बार और फिर बहुत सारी आवाजें। अभिषेक ने घबराहट में अपना सिर उठाया। उसकी धड़कन तेज हो गई। हाथ पांव थरथराने लगे। उसके सामने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारी छोटी छोटी गुड़ियां खड़ी थीं। वे जोर जोर से हंस रही थीं। अभिषेक की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसका चेहरा थरथराने लगा। पूरा शरीर पसीने से लबालब हो चुका था। एक एक कर वे सारी गुड़ियां अभिषेक की ओर बढ़ने लगीं। अभिषेक उन्हें देखकर अपनी जगह पर ही जम गया। धीरे धीरे वे सभी गुड़ियां अभिषेक के पास इकट्ठा हो गईं। फिर एक अजीब सी आवाज में बोलीं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? बहुत देर तक उनकी अजीब सी पतली आवाज कमरे में गूंजती रही। अभिषेक वहीं पर गिर पड़ा। शायद उसे चक्कर आ गया था। अभिषेक को अपने गर्दन पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभिषेक के साथ क्या हुआ होगा? आपका जो भी तर्क हो, लेकिन मैं आपको मेरा तर्क बताता हूं। अगले दिन अभिषेक के कमरे में उसकी लाश मिली। मुझे यह पता था कि वह ऐसा कुछ कर रहा था। मतलब, उसने जो भी पोस्ट लिखी थी और उस पर जो भी कमेंट आए थे, उसने मुझे ऑफिस में इन सब के बारे में बताया था। उसकी मौत के बाद मैंने उसकी पोस्ट को बहुत ढूंढा, पर वह पोस्ट मुझे कहीं भी नहीं मिली। जहां तक मेरा तर्क है, अभिषेक ने अपनी पोस्ट में उस गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए एक मंत्र दिया था। मंत्र के 3 बार जाप से वह गुड़िया अपने मालिक के पास वापस चली जाती थी। लेकिन अभिषेक ने इस बारे में नहीं सोचा था कि वह गुड़िया, वह पिशाच, उसका मालिक कौन था। दरअसल वह खुद ही उस पिशाच का मालिक था। उसने खुद ही उस सोच, उस पिशाच को जन्म दिया था। तो दोस्तों, ये रहा मेरा तर्क। बाकी आपको क्या लगता है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। मुंबई मरीन ड्राइव। मुंबई मरीन ड्राइव। मुंबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जो शायद कभी नहीं सोता। रात में यहां अक्सर लोगों की रौनक लगी रहती है, खासकर मुंबई के मरीन ड्राइव पर, जो कि मुंबई की जान है। रात के अंधेरे में कई लोग यहां आते हैं और कभी न खत्म होने वाले समुद्र के दृश्य का आनंद लेते हैं। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव पर कुछ ऐसा हुआ कि वह रात रोहन की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। रोहन का ऑफिस मरीन ड्राइव के पास था और रोहन लगभग हर शाम ऑफिस के बाद कुछ देर मरीन ड्राइव पर सैर करने जाता था। कुछ दिनों से उसके ऑफिस में काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से निकलते हुए देर रात हो जाती थी। लेकिन फिर भी वह मरीन ड्राइव जरूर जाता था। उसके लिए यह एक ऐसी जगह थी जहां वह अपने दिमाग को शांत कर सकता था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते हुए 2 बज गए। वह रोज की तरह उस रात भी मरीन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मरीन ड्राइव पर ठंडी रात में अक्सर कई लोग वहां बैठा करते थे, लेकिन उस रात रोहन बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह सब इग्नोर करके कान में ईयरफोन लगाए वहां वॉक करने लगा। वह गाना एंजॉय करते हुए वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसकी ईयरफोन में आवाज आनी बंद हो गई। उसका फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया था।
यह बात रोहन को बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसके फोन में तो करीबन 80% चार्जिंग थी। वह फोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था जब अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह कुछ आगे चला तो वहां एक लड़की बैठकर रो रही थी। यह देखकर ना जाने रोहन को क्या हुआ कि वह उसके पास चला गया और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगा। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम अनंजलि है और जिस लड़के से वह प्यार करती थी और साथ रहती थी, उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उस लड़की की बातें सुनते हुए रोहन वहीं पर बैठ गया। रोहन काफी देर तक वहीं उसके साथ बैठा रहा और फिर अचानक से रोहन के सर में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया। वह दर्द इतना तेज था कि रोहन का पूरा चेहरा लाल हो गया और देखते ही देखते रोहन अपने होश को बैठा रह गया। जब रोहन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वह मरीन ड्राइव पर ही लेटा पड़ा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था, अंजलि भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आखिरी चीज जो उसे याद थी वह यह थी कि वह अंजलि के साथ मरीन ड्राइव पर बैठा बातें कर रहा था। अगली रात रोहन ऑफिस के बाद सीधा मरीन ड्राइव पर पहुंच गया और वहां अंजलि को ढूंढने लगा। काफी देर बाद करीब रात के 3 बजे उसे अंजलि एक कोने में बैठी मिली। जब रोहन ने पिछली रात के बारे में अंजलि से पूछा तो अंजलि ने कहा कि रोहन बहुत थक गया था और वह वहीं पर सो गया। रोहन को भी लगा कि शायद सच में उसकी मरीन ड्राइव पर आंख लग गई होगी। रोहन और अंजलि फिर से बातें करने लगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद रोहन के सर में दर्द होने लगा और वह फिर से बेहोश हो गया। जब वह उठा तो वह फिर से मरीन ड्राइव पर लेटा हुआ था। रोहन को फिर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब रोहन के दिमाग में सिर्फ अंजलि चल रही थी। वह अंजलि का दीवाना सा हो गया था, इतना दीवाना कि वह रोज देर रात मरीन ड्राइव पर अंजलि से मिलता और बातें करते करते बेहोश हो जाता। रोज सुबह उसकी मरीन ड्राइव पर लेटे हुए ही आंख खुलती। धीरे धीरे रोहन बहुत कमजोर होने लगा था। उसकी तबीयत बहुत ढीली रहने लगी थी। एक रात ऑफिस में रोहन के एक दोस्त ने उसकी हालत देख के पूछा कि क्या वह ठीक है। तब रोहन ने उसे अंजलि के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि वह भी पिछली रात मरीन ड्राइव पर ही था और उसने रोहन को मरीन ड्राइव पर अपने आप से बातें करते हुए देखा था। उसके आसपास कोई लड़की नहीं थी। रोहन अपने दोस्त की इस बात को सुनकर थोड़ा चौंक गया। उस रात रोहन मरीन ड्राइव पर अंजलि को ढूंढ रहा था तो उसे वह कहीं नहीं दिख रही थी। वह बुरी तरह परेशान होने लगा था। रोहन के हाथ पैर कांपने लगे और पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। अंजलि से मिलना मानो उसके लिए नशा सा बन गया था। रोहन अंजलि को ढूंढने के लिए मरीन ड्राइव की बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ गया और अंजलि को आवाज देने लगा। और तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे समुंदर से कोई काला साया निकला हो और उसके शरीर के आर पार हो गया हो। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ सोचता, उसे अंजलि की आवाज आई। वह रोहन को अपने पास बुला रही थी। रोहन पीछे मुड़ा तो अंजलि उसे वहीं खड़ी मिली। रोहन फिर से अंजलि के पास जाकर बैठ गया। रोहन को उसके ऑफिस कलीग की बात बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वह अंजलि के साथ एक फोटो खींचेगा। उसने अपना फोन निकाला और अंजलि के साथ फोटो खींचने लगा। और जैसे ही उसने फोटो क्लिक का बटन प्रेस किया, तभी अंजलि ने गुस्से में आकर उसके फोन पर अपना हाथ मारा और रोहन का फोन दूर जाकर गिरा। रोहन को यह बात बहुत अजीब लगी, पर अंजलि ने उससे कहा कि उसे फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोहन ने जब अपने फोन को उठाया तो उसने देखा कि उसके फोन में एक ब्लर्ड फोटो थी, पर उस फोटो में अंजलि के हाथ कुछ अजीब से काले दिख रहे थे। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। तभी अंजलि ने फिर से उसे आवाज लगाई और रोहन अब थोड़ा सहम गया। रोहन अंजलि के पास गया और उसने उससे पूछा, अंजलि, हम इतने समय से मिल रहे हैं, पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम आखिर रहती कहाँ? अंजलि ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुप होकर फिर से रोने लगी और उसके रोने की आवाज सुनकर रोहन के सर में फिर से जोरों का दर्द शुरू हो गया। हर बार जब भी रोहन का सर दर्द करता, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन इस बार जैसे ही रोहन को चक्कर आने लगे,
उसने अपना फोन का कैमरा निकाला और उससे अंजलि की फोटो ले ली। तस्वीर लेते ही अंजलि जोर से चिल्लाई, पर वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह कोई भयानक जानवर हो। रोहन ने जैसे ही फोन के अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। उस फोटो में बैठी लड़की अंजलि नहीं थी, बल्कि एक बहुत भयानक चुड़ैल लग रही थी जिसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। यह देखते ही रोहन के हाथों से फोन छूट गया और वह चीखता हुआ तेजी से समुंदर से दूर भागने लगा। कुछ दूर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह एक भयानक चुड़ैल दिख रही थी और वह चुड़ैल धीरे धीरे समुंदर में जाकर कहीं गायब हो गई। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने आसपास के सामान बेचने वालों से पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि कई साल पहले एक लड़की रोज रात में कर मरीन ड्राइव पर रोती थी। लोग कहते थे कि उसके लवर ने उसे धोखा दे दिया और उसे छोड़कर चला गया, और इसी दुख में उसने एक रात मरीन ड्राइव पर पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस बूढ़े सामान बेचने वाले ने यह भी बताया कि कई लड़के रात में खुद से बातें करते देखे गए हैं और उनमें से कई लड़के समुंदर में डूबकर अपनी जान भी दे चुके हैं। रोहन को लगा कि शायद वह भी उस आत्मा के वश में आ गया था और उसकी जान बाल बाल बची। उस रात के बाद रोहन फिर कभी मरीन ड्राइव गया ही नहीं, लेकिन आज तक रोहन को रात में सपने आते हैं कि अंजलि मरीन ड्राइव के समुंदर के पास खड़ी रोहन को अपने पास बुला। वाशिकरण, काला जादू। मेघालय और आसाम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर पसार ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात हिरेन अकेले उस घने जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में माना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहां आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है और वह फिर इसी जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। हिरेन को यह बात पता थी, लेकिन वह फिर भी रुक नहीं रहा था और बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही आसाम सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले बाबा के वशीकरण मंत्रों से इस दुनिया में आ गई है। 32 साल का हिरेन अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी तंत्र मंत्र की किताबों में होता है। हिरेन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा था। बाबा की नजर तुरंत हिरेन पर गई और वह जोर जोर से बड़े ही डरावने अंदाज में मंत्र पढ़ने लगा। हिरेन बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वह कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले हिरेन की शादी को 5 साल होने आए थे। वह अपनी बीवी प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से प्रिया के बदले बिहेवियर के कारण हिरेन को शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि प्रिया का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और प्रिया उसे छोड़कर अपने एक दोस्त के घर रहने चली गई थी। हिरेन प्रिया पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से प्रिया का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते हर पल वह बस प्रिया के बारे में सोचता रहता। एक दिन जब वह बस से ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नज़र सीट के ऊपर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पर लिखा था, सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाए, और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। हिरेन अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी और अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछा। हिरेन ने उस अजीब से दिखने वाले बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने हिरेन की बातें सुनकर
एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल वस्त्र दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज रात 12 बजे प्रिया की फोटो को देखते हुए हिरेन को वही मंत्र पढ़ना है। धीरे से हिरेन के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को कहने के बाद वह बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। हिरेन ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसे लेने से इनकार कर दिया। हिरेन वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। वह इस बात पर ताज्जुब कर ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो रही हो। वह जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने से कुछ ही मिनट पहले हिरेन अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से प्रिया की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल वस्त्र पहनकर वशीकरण बाबा के मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। हिरेन ने अपना सिर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वह काला साया वहां से गायब हो गया। हिरेन रोज यह करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन हिरेन की बीवी प्रिया अब भी उसके पास नहीं आई थी। हिरेन ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि प्रिया अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और बताया कि हिरेन के गले में जो लाल धागा है वह उसके वशीकरण की शक्ति को कमजोर कर रहा है। हिरेन ने वह धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने यह भी कहा कि अगर वह प्रिया को इस हवेली में ला सकता है तो प्रिया जरूर हिरेन के पास वापस आ जाएगी। उस दिन भी हिरेन जब अपने घर वापस जा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन हिरेन, जो प्रिया से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो चुका था। अगले दिन हिरेन ने प्रिया को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने प्रिया को उसी जंगल के पास शाम को मिलने को कहा। प्रिया ने कुछ पल सोचा और फिर मिलने के लिए मान गई। इतने दिनों बाद वह दोनों आज पहली बार मिल रहे थे। बात करते करते हिरेन प्रिया को के पास ले गया। जैसे ही प्रिया हवेली के पास पहुंची उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने हिरेन को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन हिरेन जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही प्रिया को देखा उसने हिरेन को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। हिरेन को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन हिरेन ने जो दरवाजे के उस पार देखा वह देखकर हिरेन के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर प्रिया बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ कैंडल जल रहे थे। वह बाबा प्रिया की बॉडी पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि प्रिया के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने हिरेन को कहा कि अब प्रिया वही करेगी जो हिरेन उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साए की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। हिरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने प्रिया को वहां से चलने के लिए कहा तो प्रिया एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वह एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। हिरेन प्रिया की ऐसी हालत देखकर घर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा कि वह प्रिया को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी उस काले साए ने हिरेन को पीछे से धक्का दे दिया और वह काला साया उसी बाबा में समा गया। अब उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं। वह जोर जोर से हंसने लगा। बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वह कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वह एक शैतान का साया है जो इस जंगल में ना जाने कब से कैद था और उसने प्रिया की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया है और हिरेन को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। यह सब सुनकर हिरेन वहां से फौरन भागा, पर वह उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वह जहां से निकलता कुछ देर बाद वापस उस हवेली के ठीक सामने आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वह उसी जंगल में कैद हो गया। 1.5 महीने बाद
उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वह लाशें किसी और की नहीं, बल्कि हिरेन और प्रिया की ही थीं। शैतान सिर्फ कहानियों में नहीं, रियल लाइफ में भी होते हैं। स्माइल, रियल हॉरर स्टोरी। आशी अभी अभी कॉलेज के लिए उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली एक नए फ्लैट में रहने के लिए आई थी। उसे अपने कॉलेज से कुछ आधा घंटा दूर एक फ्लैट मिला। अगले 2 दिन आशी और उसके मम्मी पापा, जो उसे छोड़ने आए थे, उसका घर सेटअप करने लगे। घर सेटअप करते हुए उन्हें पिछले ऑनर्स का एक गत्ते का बॉक्स मिला, पर उसे उन्होंने जैसे तैसे साइड में छोड़ दिया। 3 दिन बाद आशी को अलविदा कहकर उसके मम्मी पापा वापस अपने घर उत्तराखंड निकल गए। जाते जाते आशी की मम्मी पीछे मुड़ी और कस के उसे दोबारा गले लगाकर कहने लगी कि उन्हें कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। अच्छा होता अगर आशी इस बेचैनी को थोड़ी और सीरियसली लेती, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो उसके साथ घटने वाला था वह किसी ने भी सोचा नहीं था। आशी को फोटोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक था और वह इसी फील्ड में आगे भी कुछ करना चाहती थी, मगर घर पर पैसों की थोड़ी कमी होने की वजह से वह कभी अपने लिए प्रोफेशनल कैमरा खरीद नहीं पाई थी। पर वह दिल्ली आकर खुश थी। उसने कॉलेज में बहुत से दोस्त बना लिए थे। आने वाले सैटरडे को उसने अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रख ली। देखते ही देखते शुक्रवार आ गया। कॉलेज से लौटते ही उसने पार्टी के लिए घर की साफ सफाई शुरू कर दी। बालकनी साफ करते हुए उसकी नज़र कोने में पड़े उस गत्ते के बॉक्स पर पड़ी, जो इतने समय से बाहर पड़े पड़े बिल्कुल सड़ गया था। उस बॉक्स से सड़ रहे गत्ते की स्मेल आ रही थी, मगर न जाने क्यों वह आशी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जब आशी ने वो बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें पुराने सामान के साथ एक विंटेज कैमरा और एक रील पड़ी थी। आशी यह देख बहुत खुश हो गई और उसने झट से वह कैमरा खोलकर पुरानी रील हटाई और नई रील भर उससे फोटो खींचनी शुरू कर दी। वह कहीं ना कहीं हैरान भी थी कि इतने पुराने बॉक्स में जब बाकी सब तबाह हो चुका है तो ये कैमरा अभी तक कैसे चल रहा है। पर उसने अपने इन सारे ख्यालों को साइड में रखा और जल्दी से जाकर बाहर लगे फूलों, गमलों और पौधों की फोटो खींचने लगी। आशी के फ्लैट के ठीक सामने एक बूढ़ी आंटी मिसेस कौशिक रहती थी, जो हर सुबह उसे कॉलेज जाते समय गुड मॉर्निंग कहा करती थी। उन्हीं आंटी और उनकी बिल्ली को बालकनी पर देख आशी ने उनकी भी कुछ फोटो खींची और सोचा कि उन तस्वीरों को वह डेवलप करवाकर आंटी को गिफ्ट करेगी। अगले दिन सुबह सुबह आशी ने पास के एक फोटो स्टूडियो से सारी तस्वीरें डेवलप करवाई और एक एनवेल्प में डालकर सीधा मिसेस कौशिक के पास चली गई, जिन्हें वह फोटोज बहुत ज्यादा पसंद आईं। जब आशी घर लौटी तो उसने बाकी तस्वीरों को भी देखना शुरू किया और हर तस्वीर में उसे एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस हुई। उस कैमरे से ली गई हर तस्वीर के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बहुत ही धुंधला सा साया था, जिसके मुंह पर एक मुस्कान थी। उन फोटोज को देखते देखते आशी उनमें कहीं खो सी गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उस साये की मुस्कान धीरे धीरे हर तस्वीर में बढ़ती जा रही है और हर दूसरी तस्वीर में वो कैमरे के करीब आता जा रहा है। तभी अचानक आशी के घर की घंटी बजी। जब आशी ने दरवाजा खोला तो वहां उसके दोस्त खड़े थे। सैटरडे आ चुका था और उसके दोस्त हाउस पार्टी के लिए पहुंच गए थे। पर आशी को अपनी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए उसने पार्टी कैंसिल कर दी और अपने फ्रेंड्स को वापस भेज दिया। जब वह अपने कमरे में वापस आई तो उसका ध्यान फिर से उस कैमरे पर गया। आशी ने इस बार उस कैमरे से खुद की शीशे में थोड़ी तस्वीरें खींची। तभी अचानक उस शीशे पर एक क्रैक बनने लगा। यह देखकर आशी के हाथ से वह कैमरा छूट गया। आशी जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे खुद की रिफ्लेक्शन शीशे में दिख रही थी, मगर उस रिफ्लेक्शन में उसके हाथ में कैमरा अभी भी था और उसके मुंह पर वैसे ही भयानक स्माइल थी, जिसे देखकर वह बहुत जोर से चिल्लाई और वहां रखी चेयर से टकराकर नीचे गिर गई। जब वह उठी तो वो शीशा बिल्कुल नॉर्मल था, बस उस पर एक क्रैक था। उसे लगा यह सब उसका भ्रम है, इसलिए वह चुपचाप जाकर सो गई। 2 दिन बाद आशी किताबें पढ़ते पढ़ते अपने लिविंग रूम में ही दोपहर में आंख लग गई और रात को उसकी नींद 3 बजे खुली। आशी ने अपनी किताबें समेटी और अपने कमरे की ओर जाने लगी, मगर ड्राइंग रूम की खिड़की से उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर आशी के होश उड़ गए। मिसेस कौशिक अपनी बालकनी पर खड़ी थी,
लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसकी बाकी तस्वीरों में थी। आशी वहीं जम गई, जैसे वह अपना पूरा जोर लगा रही हो, मगर वह वहां से हिल ही नहीं पा रही थी। देखते देखते मिसेस कौशिक के पीछे से एक हाथ निकला जिसमें एक कांच का टुकड़ा था, और उस हाथ ने उनके गले पर जानलेवा हमला कर दिया। आशी चिल्लाना चाहती थी, मगर उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, और जब खोली तो वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और बिस्तर पर मिसेस कौशिक की बिल्ली घूम रही थी। इसे सपना समझकर आशी दोबारा सो गई। आशी सीधा अगली रात 9 बजे अपने दोस्त के कॉल से उठी और उसने उस बिल्ली को वहीं कमरे के कोने में बैठा हुआ देखा। वह बिल्ली गौर से एकटक बस उस कैमरे को देखे जा रही थी, पर आशी की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने अपने बिस्तर पर उस बिल्ली के पंजे से लगे हर तरफ खून के निशान देखे। आशी ने भागकर वापस अपनी खिड़की पर जाकर देखा तो मिसेस कौशिक वहीं थी, जहां उसने कल रात उन्हें खड़ा देखा था, और उनके हाथ में वह कांच का टुकड़ा था। उनके बगल में उनकी बिल्ली एक खून के तालाब में बैठी अपने पैर चाट रही थी। आसपास के फूल मुरझा गए थे और गमलों में सारे पौधे भी मर गए थे। आशी दौड़कर अपने कमरे में गई तो वह बिल्ली गायब हो चुकी थी, मगर वह खून के निशान अभी तक उस कमरे में चारों ओर फैले हुए थे। आशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उसने जल्दी से जाकर उस कैमरे को अपने डस्टबिन में फेंक दिया। तब उसकी नजर बॉक्स में पड़ी पुरानी रील पर पड़ी। जब उसने उसे गौर से देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वह पुरानी रील वही मिसेस कौशिक, वही पौधे और फूलों की थी जो बस 3 दिन पहले खींची थी। मगर इस बार वो साया बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। हर तस्वीर में आशी ही खुद पीछे खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर वही भयानक स्माइल थी। आशी को लगा कि वह पागल होती जा रही है, और जैसे ही उसने आगे की तस्वीरें देखी उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। आगे की तस्वीरें आशी की ही थीं, कई उसके बचपन की, कई उसके स्कूल की, और हर तस्वीर में वो साया आशी के बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसे अपनी डरावनी मुस्कान के साथ देखता हुआ। एकदम से पीछे डस्टबिन में पड़े कैमरा से एक क्लिक की आवाज आई, मगर पीछे कुछ भी नहीं था। और तब आशी ने उस रील की आखिरी तस्वीर देखी, और वे आखिरी तस्वीर भी आशी की थी, ड्राइंग रूम में हाथ में रील लिए डमिन में से खींची हुई फोटो। मगर उस फोटो की सबसे डरावनी बात यह थी कि फोटो में आशी के बिल्कुल सामने मिसेस कौशिक और बहुत सारे ऐसे ही लोग एक लंबी भयानक स्माइल के साथ खड़े थे। कांपते कांपते आशी ने ऊपर देखा तो वही साया आशी के ठीक सामने आकर जोर से चिल्लाया, स्माइल! उस रात के बाद से आशी कॉलेज नहीं आई, ना ही वह किसी का फोन उठा रही थी। चिंता में अगले ही दिन उसके दोस्त फ्लैट के एजेंट के साथ अंदर घुस गए, मगर वहां कोई नहीं था, बस ढेर सारा सामान, और सामान के बिल्कुल बीच एक विंटेज कैमरा और एक रील जो आशी के मम्मी पापा आशी के सामान के साथ अपने साथ ले गए। कई महीनों तक आशी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन आशी के छोटे भाई ने भी कैमरा उठाया और उसने भी अपने घर के बाहर पेड़ की फोटो खींची, जो 3 दिन बाद पूरी तरह से सड़ गया। जब उसके छोटे भाई ने वह फोटो डेवलप कराई तो उसे दिखा कि उस पेड़ के पीछे आशी खड़ी थी।
स्कूल हॉरर स्टोरी 8th क्लास में पढ़ रहे रिजुअल की है। वैसे उसे पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था, पर रोज एक पीरियड को वह बहुत ही शिद्दत से अटेंड करता था। वेंकट सर का पीरियड। वेंकट सर रिजुअल की क्लास को मैथ्स पढ़ाते थे और रिजुअल के सबसे फेवरेट टीचर भी थे। रिजुअल उनकी हर क्लास फर्स्ट बेंच पर बैठकर अटेंड करता था। वेंकट सर की खास बात यह थी कि एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ वह बहुत पंक्चुअल भी थे। वह क्लास में कभी भी लेट नहीं आते थे। पर उस दिन कुछ अलग था। पीरियड शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे, पर वेंकट सर अब तक क्लास में नहीं आए थे। सभी बच्चे क्लास में शोर मचाने लगे, पर रिजुअल फ्रंट सीट पर बैठ बस क्लास के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि क्लास के दरवाजे से टेढ़ा होकर कोई क्लास के अंदर झांक रहा था। और जैसे ही रिजुअल की नजर उस आदमी से मिली, वह दरवाजे से हटकर कॉरिडोर की तरफ चल दिया। रिजुअल कोई वह इंसान पूरी तरह से तो नहीं दिखा, पर उसे वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। इसलिए रिजुअल अपनी डेस्क से उतरकर उस आदमी के पीछे क्लास से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही रिजुअल ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही थे, और अब वह कॉरिडोर में चलते हुए उसके क्लासरूम के पोर्ट डायरेक्शन में जा रहे थे। रिजुअल को यह बात समझ नहीं आई। रिजुअल ने उन्हें बुलाने की कोशिश भी की, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन तक रिजुअल की आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तभी वह रिजुअल के सामने एक दूसरे क्लासरूम के अंदर घुसे। रिजुअल दौड़कर उनके पीछे गया। वह क्लासरूम में आ गया, पर अंदर घुसते ही वह बहुत हैरान हो गया। जिस क्लास में उसके सामने सर घुसे थे, वह क्लास बिल्कुल खाली थी। रिजुअल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। उसने बाहर निकलकर देखा तो कॉरिडोर में कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही चल रहे थे। रिजुअल अब भी उन्हें आवाज लगाता हुआ उनके पीछे भागा, पर वेंकट सर मानो अब भी रिजुअल की आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे थे। रिजुअल तेजी से उनके पीछे गया। तभी वेंकट सर कॉरिडोर के आखिर में लगी एक खिड़की के पास खड़े हो गए। रिजुअल उनके पास जाने लगा तो उसकी नजर जमीन पर गई। खिड़की से बहुत तेज धूप आ रही थी, जिसकी वजह से जमीन पर रिजुअल की ओर खिड़की की भी परछाई बन रही थी, पर वहां वेंकट सर की कोई भी परछाई नहीं थी। ये बात रिजुअल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, पर अब वेंकट सर उसके सामने ही खड़े थे। वह उनके पास गया और उनसे कहने लगा, सर, हमारी क्लास में आपका पीरियड है, आप क्लास लेने क्यों नहीं आए? रिजुअल के बात बोलते ही कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। खिड़की से आ रही तेज धूप की रोशनी मानो अचानक गायब हो गई और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। रिजुअल अब थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने वेंकट सर से फिर से पूछा, सर, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी वेंकट सर पीछे मुड़े और उन्हें देखते ही रिजुअल की धड़कनें थम सी गईं। वेंकट सर का पूरा शरीर सफेद पड़ा था। उनके चेहरे का मांस उनके चेहरे से नीचे लटक रहा था और वह बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। रिजुअल डर के मारे धीरे धीरे पीछे होने लगा। रिजुअल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक ही उसके सामने खड़े वेंकट सर ने अपने मुंह को खोलकर बहुत बड़ा कर लिया और वह कुछ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजीब सी आवाजों के अलावा वह कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। देखते ही देखते वेंकट सर का शरीर अकड़ने लगा और रिजुअल उन्हें देखकर थमसा गया। उन्होंने रिजुअल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वह देखते ही रिजुअल वहां से उल्टी तरफ भागने लगा। उस कॉरिडोर में तेजी से भागते हुए वह किसी से टकरा गया, नीचे गिर गया। रिजुअल ने जब उठकर देखा तो उसके सामने सुकृति मैम खड़ी थीं। रिजुअल हाफ होकर वेंकट सर का नाम बार बार बड़बड़ाए जा रहा था। सुकृति मैम ने रिजुअल को शांत किया और उसे क्लास में वापस जाने को कहा। उन्होंने बताया कि आज वेंकट सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनकी जगह सुकृति मैम उनका पीरियड लेंगी। रिजुअल का सिर अब चकराने लगा। अगर वेंकट सर छुट्टी पर थे तो आखिर रिजुअल ने कॉरिडोर में किसे देखा था? रिजुअल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साथ हुआ हादसा किसी को कैसे समझाए। रिजुअल सोच में डूबा क्लास में वापस चला गया। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रिजुअल स्कूल के बाहर खड़ा अब भी वेंकट सर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे स्कूल की बिल्डिंग की खिड़की के पास वेंकट सर खड़े हुए दिखाई दिए। वैसे ही
भयानक रूप में, और रिजुअल को घूर कर देख रहे थे। उन्हें देख इस बार रिजुअल की चीख ही निकल गई और उसने अपने साथ में खड़े दोस्त अंश को उस खिड़की की ओर देखने को कहा, पर अंश को वहां कुछ नहीं दिखा। रिजुअल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड्स बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उस खिड़की पर अब वेंकट सर नहीं खड़े थे। डर से झुंझलाया रिजुअल घर चला गया। उसने अपने पेरेंट्स से वह बात शेयर की, पर उन्हें रिजुअल की बात का विश्वास नहीं हुआ। उस हादसे को 3 दिन बीत गए। ना ही वेंकट सर स्कूल में क्लास लेने आए और ना ही रिजुअल को वह दोबारा दिखाई दिए। पर 3 दिन बाद उनके स्कूल में एक खबर आई, जिसे सुनकर रिजुअल की रूह कांप उठी। खबर यह थी कि वेंकट सर की 3 दिन पहले ही मौत हो गई थी। वह रात को सोए और सुबह उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ पाया गया। वह नींद में ही चल बसे थे। रिजुअल को आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वेंकट सर सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दिए थे। स्कूल हॉरर स्टोरी 8th क्लास में पढ़ रहे रिजुअल की है। वैसे उसे पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था, पर रोज एक पीरियड को वह बहुत ही शिद्दत से अटेंड करता था, वेंकट सर का पीरियड। वेंकट सर रिजुअल की क्लास को मैथ्स पढ़ाते थे और रिजुअल के सबसे फेवरेट टीचर भी थे। रिजुअल उनकी हर क्लास फर्स्ट बेंच पर बैठकर अटेंड करता था। वेंकट सर की खास बात यह थी कि एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ वह बहुत पंक्चुअल भी थे। वह क्लास में कभी भी लेट नहीं आते थे। पर उस दिन कुछ अलग था। पीरियड शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे, पर वेंकट सर अब तक क्लास में नहीं आए थे। सभी बच्चे क्लास में शोर मचाने लगे, पर रिजुअल फ्रंट सीट पर बैठ बस क्लास के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि क्लास के दरवाजे से टेढ़ा होकर कोई क्लास के अंदर झांक रहा था। और जैसे ही रिजुअल की नजर उस आदमी से मिली, वह दरवाजे से हटकर कॉरिडोर की तरफ चल दिया। रिजुअल को वह इंसान पूरी तरह से तो नहीं दिखा, पर उसे वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। इसीलिए रिजुअल अपनी डेस्क से उतरकर उस आदमी के पीछे क्लास से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही रिजुअल ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही थे। और अब वह कॉरिडोर में चलते हुए उसके क्लासरूम के पोर्ट डायरेक्शन में जा रहे थे। रिजुअल को यह बात समझ नहीं आई। रिजुअल ने उन्हें बुलाने की कोशिश भी की, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन तक रिजुअल की आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तभी वह रिजुअल के सामने एक दूसरे क्लासरूम के अंदर घुसे। रिजुअल दौड़कर उनके पीछे गया। वह क्लासरूम में आ गया, पर अंदर घुसते ही वह बहुत हैरान हो गया। जिस क्लास में उसके सामने सर घुसे थे, वह क्लास बिल्कुल खाली थी। रिजुअल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। उसने बाहर निकलकर देखा तो कॉरिडोर में कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही चल रहे थे। रिजुअल अब भी उन्हें आवाज लगाता हुआ उनके पीछे भागा, पर वेंकट सर मानो अब भी रिजुअल की आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे थे। रिजुअल तेजी से उनके पीछे गया। तभी वेंकट सर कॉरिडोर के आखिर में लगी एक खिड़की के पास खड़े हो गए। रिजुअल उनके पास जाने लगा तो उसकी नजर जमीन पर गई। खिड़की से बहुत तेज धूप आ रही थी, जिसकी वजह से जमीन पर रिजुअल की और खिड़की की भी परछाई बन रही थी, पर वहां वेंकट सर की कोई भी परछाई नहीं थी। यह बात रिजुअल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, पर अब वेंकट सर उसके सामने ही खड़े थे। वो उनके पास गया और उनसे कहने लगा, सर, हमारी क्लास में आपका पीरियड है, आप क्लास लेने क्यों नहीं आए? रिजुअल के बात बोलते ही कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। खिड़की से आ रही तेज धूप की रोशनी मानो अचानक गायब हो गई और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। रिजुअल अब थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने वेंकट सर से फिर से पूछा, सर, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी वेंकट सर पीछे मुड़े और उन्हें देखते ही रिजुअल की धड़कनें थम सी गईं। वेंकट सर का पूरा शरीर सफेद पड़ा था। उनके चेहरे का मांस उनके चेहरे से नीचे लटक रहा था और वह बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। रिजुअल डर के मारे धीरे धीरे पीछे होने लगा। रिजुअल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक ही उसके सामने खड़े वेंकट सर ने अपने मुंह को खोलकर बहुत बड़ा कर लिया और वह कुछ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजीब सी आवाजों के अलावा वह कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। देखते ही देखते
वेंकट सर का शरीर अकड़ने लगा और रिजुअल उन्हें देखकर थमसा गया। उन्होंने रिजुअल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वह देखते ही रिजुअल वहां से उल्टी तरफ भागने लगा। उस कॉरिडोर में तेजी से भागते हुए वह किसी से टकरा गया, नीचे गिर गया। रिजुअल ने जब उठकर देखा तो उसके सामने सुकृति मैम खड़ी थीं। रिजुअल हाफ होकर वेंकट सर का नाम बार बार बड़बड़ाए जा रहा था। सुकृति मैम ने रिजुअल को शांत किया और उसे क्लास में वापस जाने को कहा। उन्होंने बताया कि आज वेंकट सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनकी जगह सुकृति मैम उनका पीरियड लेंगी। रिजुअल का सिर अब चकराने लगा। अगर वेंकट सर छुट्टी पर थे तो आखिर रिजुअल ने कॉरिडोर में किसे देखा था? रिजुअल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साथ हुआ हादसा किसी को कैसे समझाए। रिजुअल सोच में डूबा क्लास में वापस चला गया। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रिजुअल स्कूल के बाहर खड़ा अब भी वेंकट सर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे स्कूल की बिल्डिंग की खिड़की के पास वेंकट सर खड़े हुए दिखाई दिए, वैसे ही भयानक रूप में, और रिचुअल को घूर कर देख रहे थे। उन्हें देख इस बार रिचुअल की चीख ही निकल गई और उसने अपने साथ में खड़े दोस्त अंश को उस खिड़की की ओर देखने को कहा, पर अंश को वहां कुछ नहीं दिखा। रिचुअल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड्स बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उस खिड़की पर अब वेंकट सर नहीं खड़े थे। डर से झुंझलाया रिजुअल घर चला गया। उसने अपने पेरेंट्स से वह बात शेयर की, पर उन्हें रिजुअल की बात का विश्वास नहीं हुआ। उस हादसे को 3 दिन बीत गए। ना ही वेंकट सर स्कूल में क्लास लेने आए और ना ही रिजुअल को वह दोबारा दिखाई दिए। पर 3 दिन बाद उनके स्कूल में एक खबर आई जिसे सुनकर रिजुअल की रूह कांप उठी। खबर यह थी कि वेंकट सर की 3 दिन पहले ही मौत हो गई थी। वह रात को सोए और सुबह उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ पाया गया। वह नींद में ही चल बसे थे। रिजुअल को आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वेंकट सर सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दिए थे। मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी वन विन के क्रेजी लकी ड्राइव गिव अवेज के बारे में पता है। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद स्टे बैक करने वाली थीं। उनके साथ साथ उनके 2 और दोस्त पॉल और रमन स्टे बैक कर रहे थे। डांस प्रैक्टिस करते वक्त मीशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी मिशा भागकर मेडिकल रूम गई, पर वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त मिशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वह मुड़ी तो उसे एक परछाई पर जाते हुए दिखी। मिशा को लगा कि शायद दियो स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए मिशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। मिशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। मिशा पहले तो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वह थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। मिशा को कुछ समझ नहीं आया तो वह उस पर अच्छाई को अपने मन का वहम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब मिशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस दरवाजे पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मिशा एकदम से चौंक उठी। वह उस रूम के अंदर गई और उसे दिखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। मिशा ने उससे पूछा कि अगर वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने मिशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मिशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। मिशा यह देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी मिशा को उस आदमी के हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। मिशा में पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजा पीटने लगी। कोई है, कोई है वहां। तभी मिशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी
जो कुछ देर पहले खिड़की को देख रहा था, अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी, जो मिशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह मिशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह उसे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मिशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। मिशा का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाई। उस आदमी ने मिशा के मुंह पर हाथ रखा और मिशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर मिशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के थर्ड फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें मिशा की चीख सुनाई दी। बहुत जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा कि मिशा जमीन पर बैठी रो रही थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ पूरा घटना बताया। मिशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसने मिशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी कंप्लेंट की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने थर्ड फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही थी। इसीलिए स्कूल के थर्ड फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद मिशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वह कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई। बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वह कभी भी उस भयानक आदमी और उसकी डरावनी हंसी को नहीं भूल पाएगी। ये कहानी उस समय की है जब जोनाथन एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। वह करीब 13 साल का था जब उसके साथ ये किस्सा घटा। एक दिन जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक से एक जूनियर टीचर भागते हुए उनके क्लासरूम में आई और प्रोफेसर के कान में कुछ कहकर वहां से चली गई। प्रोफेसर ने अपना सेशन उस दिन के लिए वहीं खत्म कर दिया और सभी बच्चों को बताया कि स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे स्कूल का लॉकडाउन कर दिया गया है और किसी भी स्टूडेंट को अपने हॉस्टल या स्कूल प्रीमिसेस से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। असल में स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में एक पागल सीरियल किलर ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया था और वह स्कूल के आसपास ही घूम रहा था। इसलिए जब तक पुलिस उस सीरियल किलर को नहीं ढूंढ लेती, तब तक पुलिस ने स्कूल को बंद करवा दिया था। उस सीरियल किलर ने जिन भी लोगों को मारा था, उनका दाहिना हाथ उनकी बॉडी से गायब था। यह सारी बातें स्कूल के गार्ड ने एक सीनियर को बताई, जिसने पूरे स्कूल में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। यह बात जानकर स्कूल के सभी बच्चे बेहद डरे हुए थे। इन सब के बीच जोनाथन के साथ एक और अजीबोगरीब चीज हो रही थी। जब से स्कूल लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसे रोज रात अचानक अपने हॉस्टल के बैकयार्ड से किसी आदमी के जोरों से चीखने की आवाज आती। ताज्जुब की बात यह थी कि आवाज उसके अलावा और कोई नहीं सुन पा रहा था। एक रात जब वह सो रहा था, उसे फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार वह हिम्मत करके हॉस्टल के बैकयार्ड में जा पहुंचा। उसने देखा कि बैकयार्ड की घास पर लाल खून पड़ा था। उसने उस खून को फॉलो किया तो उसे दिखा कि पीछे गार्ड के क्वार्टर के पास एक बड़ी सी बोरी पड़ी थी, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। यह देखकर जोनाथन अपने हॉस्टल वार्डन को यह सब बताने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उस बोरी में से कोई आवाज आई। वह पीछे मुड़ा और जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर वह सुन्न पड़ गया। उस बोरी में से एक कटा हुआ हाथ निकलकर जमीन में रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था। 13 साल का जोनाथन ये देखकर बेहद घबरा गया और चीखते हुए वहां से भागा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा कि जैसे वह बोरी उन सभी कटा हुए हाथों से भरी है जिन्हें उस सीरियल किलर ने मारा था, और सभी हाथ रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। जोनाथन जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर हॉस्टल वार्डन और बाकी लोग भी उठ गए। वह बोरी देखकर स्कूल प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें बुला लिया। स्कूल टीचर्स ने सभी बच्चों को एक हॉल में ले जाकर अंदर से लॉक कर दिया। जोनाथन अब भी जोर जोर से रो रहा था।
कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने उस सीरियल किलर को ढूंढ निकाला जो स्कूल में ही एक क्लासरूम में छुपा हुआ था। जॉनाथन ने उस रात जो महसूस किया वह सच था या नहीं यह तो नहीं कह सकते, लेकिन वह बोरी सच में उन्हीं सब लोगों के कटे हुए हाथों से भरी थी जिन्हें उस सीरियल किलर ने मारा था। उस दिन के बाद से स्कूल का रूटीन तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जोनाथन को आज भी वह खौफनाक सपना आता है जहां एक कटा हुआ हाथ रेंगते हुए उसके पास आ रहा है। बचपन में गर्मी की छुट्टियां हम सभी की फेवरेट हुआ करती थीं, और उन छुट्टियों में समर कैंप तो हम सब कभी ना कभी गए ही होंगे। पर क्या हो अगर यही समर कैंप आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा खौफनाक याद बन जाए। ये घटना जॉर्ज के साथ 2010 में हुई थी, जब वह 14 साल का था और वह अपने शहर से दूर पहाड़ों में एक समर कैंप के लिए गया था। समर कैंप की कैंप साइट उसके नाना नानी के घर के काफी पास थी, इसलिए वह कैंप शुरू होने से पहले कुछ दिन के लिए वहीं चला गया। उसके नाना ने कैंप के ऑर्गेनाइजर से बात कर ली थी कि वह जॉर्ज को बीच रास्ते से ही पिक कर लें। कैंप ऑर्गेनाइजर ने जॉर्ज के नाना को एक स्पॉट बता दिया जहां से वह लोग जॉर्ज को पिकअप करने वाले थे। जॉर्ज और उसके नाना उस लोकेशन पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी। उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइजर को कॉल किया और उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया था। उन्होंने काफी देर इंतजार भी किया, पर वहां कोई नहीं आया। इसके बाद जॉर्ज के नाना ने डिसाइड किया कि वह उसे खुद कैंप साइट तक छोड़कर आएंगे। वह लोग वहां शाम तक पहुंच गए, क्योंकि कैंप साइट मेन रोड से थोड़ा अंदर जाकर थी। तो उसके नाना उसे कैंप में छोड़कर वहां से वापस लौट गए। जॉर्ज जैसे ही कैंप साइट पहुंचा तो उसने देखा कि उस कैंप का माहौल बेहद अजीब था। सारे बच्चे चुपचाप एक सर्कल में बैठे हुए थे और जॉर्ज को अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। जॉर्ज के नाना के जाते ही ऑर्गेनाइजर बिना कुछ बोले बस वहां से चला गया। जॉर्ज भी उसके पीछे पीछे कैंप को एक्सप्लोर करने लगा। उसने देखा कि एक टेंट पर उसका नाम लिखा था, तो जॉर्ज ने अपना सामान उस टेंट में रखा और बाहर सबके साथ आकर सर्कल में बैठ गया। उसके बैठते ही सभी बच्चे फिर से उसकी तरफ एक अजीब नजर से देखने लगे। जॉर्ज ने एक दो बच्चों से बात करने की कोशिश भी की, मगर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब बस उसे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। तभी सर्कल में बैठा एक बच्चा उठा। उसने जमीन पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और गुस्से से जॉर्ज की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर आसपास बैठे बच्चे भी उठे और जॉर्ज की तरफ आने लगे। सबके चेहरों पर बेहद गुस्सा था। जॉर्ज यह देखकर बहुत डर गया। वह बार बार कैंप के ऑर्गेनाइजर को लगाने लगा। जब इतनी बार बुलाने पर भी ऑर्गेनाइजर नहीं आया, तब जॉर्ज वहां से तुरंत उठा और भागकर अपने टेंट में छुप गया। अचानक ही जॉर्ज के टेंट के बाहर बिल्कुल शांति छा गई, जैसे कि वहां कोई हो ही ना। अचानक से शाम पूरी तरह ढल गई और रात के अंधेरे ने उस कैंप साइट को चारों तरफ से घेर लिया। तभी जॉर्ज को दिखा कि कुछ ही दूरी पर एक लड़की जमीन खोद रही थी। जॉर्ज हिम्मत करके उसके पास गया। जॉर्ज ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की बस पागलों की तरह जमीन खोदे जा रही थी। जॉर्ज ने उससे फिर पूछा कि वह कौन है और क्या कर रही है, तो उस लड़की ने जॉर्ज की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि वो जॉर्ज की कब्र खोद रही है। ये सुनकर जॉर्ज घबरा उठा और जल्दी उस लड़की से दूर भाग गया। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस कैंप में आखिर हो क्या रहा है। उसने सोचा कि वह कॉल करके अपने नाना को वापस बुला लेगा और उनके साथ वापस घर चला जाएगा। फोन कॉल करने के लिए वह कैंप ऑर्गेनाइजर के टेंट गया। उसने जैसे ही उस टेंट में झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक किसी ने जॉर्ज को पीछे से धक्का दिया और वह टेंट के अंदर जाकर गिर पड़ा। जब जॉर्ज ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही टेंट का ऑर्गेनाइजर, उनका हुलिया बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। किसी का शरीर जला हुआ था तो किसी की हड्डियां टूटी हुई थी। उन सब ने हाथ में कोई ना कोई औजार पकड़ा हुआ था और वो ऑर्गेनाइजर हाथ में हथौड़ा लिए जॉर्ज की तरफ बढ़ रहा था। जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी किसी ने उसके हाथ पकड़े और उसे आवाज लगाने लगा। जॉर्ज ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने उसके नाना बैठे थे। उसके नाना ने बिना कुछ बोले जॉर्ज का हाथ पकड़ा
और उसको वहां से सीधा अपनी कार में ले गए। जॉर्ज अभी भी बहुत डरा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कैंप साइट से बाहर जाते जाते जत्था और उसके साथ कैंप के 24 बच्चे खड़े थे। उनका हुलिया बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। किसी का शरीर जला हुआ था तो किसी की हड्डियां टूटी हुई थीं। उन सब ने हाथ में कोई ना कोई औजार पकड़ा हुआ था और वो ऑर्गेनाइजर हाथ में हथौड़ा लिए जॉर्ज की तरफ बढ़ रहा था। जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी किसी ने उसके हाथ पकड़े और उसे आवाज लगाने लगा। जॉर्ज ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने उसके नाना बैठे थे। उसके नाना ने बिना कुछ बोले जॉर्ज का हाथ पकड़ा और उसको वहां से सीधा अपनी कार में ले गए। जॉर्ज अभी भी बहुत डरा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कैंप साइट से बाहर जाते जाते जॉर्ज और उसके नाना को ढेर सारे लोगों की चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जॉर्ज काफी देर तक एकदम शांत बैठा रहा और उसने अपने नाना से बिल्कुल बात नहीं की। उसके नाना ने उस कैंप साइट से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी रोकी। जॉर्ज के नाना ने जैसे ही उससे उसका हाल पूछा तो वह जोरों से रोने लगा और उसने अपने नाना को सब बताया, वह सब जो उसके साथ उस कैंप साइट पर हुआ था। उसके नाना ने उसे शांत किया और जॉर्ज को गले लगाकर उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर जॉर्ज का दिल दहल गया। जॉर्ज के नाना ने उसे बताया कि जब वे वापस लौट रहे थे तो उनका फोन आउट ऑन ऑफ नेटवर्क हो गया था। जब कुछ दूर जाकर उनका फोन नेटवर्क में आया तो उन्हें एक फोन आया। वो फोन समर कैंप की टीम से था। उन्होंने उसके नाना से कहा कि वे बहुत देर से उनका फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जॉर्ज के नाना को बताया कि जिस बस में सब बच्चे और कैंप ऑर्गेनाइजर थे उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में कैंप ऑर्गेनाइजर के साथ साथ बस में मौजूद सारे बच्चे भी मारे गए। उस फोन कॉल के तुरंत बाद जॉर्ज के नाना जी फौरन ही जॉर्ज को उस कैंप से वापस लेने आ गए। जॉर्ज और उसके नाना जी काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे। उस दिन जॉर्ज 2 बार मौत के मुंह से बचा, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद से कभी भी वह किसी कैंप में नहीं गया और न ही कभी वह उस भूतिया कैंप को भुला पाया है। बोर्डिंग स्कूल अपने घर से दूर एक ऐसी जगह है जहां शायद कोई भी आपका अपना नहीं होता। इसी बीच अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? स्कूल्स में आत्मा और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के होने की ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। और हमारी आज की कहानी भी शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई एक ऐसी ही सच्ची घटना पर बेस्ड है। मुंबई में रहने वाले सिड और नेहा की शादी को 2 साल होने वाले थे। वह पहली बार तब मिले थे जब वह दोनों क्लास 11वीं में थे और शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों को तभी एक दूसरे से प्यार हो गया और तभी से वह दोनों एक साथ थे। अब करीब 10 साल बाद वह अपनी एलुमिना मीट यानी अपने स्कूल रियूनियन के लिए वापस अपने पुराने बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार कौन सा बुरा साया उनका इंतजार कर रहा है। स्कूल पहुंचते ही सिड और नेहा का स्वागत स्कूल के सीनियर्स ने किया और उन्हें ग्रीट करके वे उन्हें ऑडिटोरियम तक ले गए जहां प्रिंसिपल ने सभी एलुमनाई का वेलकम किया और पार्टी शुरू करने का ऑर्डर दिया। सिड और नेहा को पार्टी में बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने खूब डांस किया और ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक की। नेहा डांस करते करते थोड़ी थक गई तो इसीलिए वह साइड में आकर एक चेयर पर बैठ गई और सभी को एंजॉय करते हुए देखने लगी। तभी उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े एक लड़के पर गई जो कि उसी को देख रहा था। उस लड़के का हुलिया काफी अजीब था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे, स्किन पीली पड़ी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। नेहा को उस बच्चे की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उस बच्चे को कहाँ देखा था। देखते ही देखते वह बच्चा वहां से गायब हो गया और नेहा बेहद चौंक गई। वह उठ खड़ी हुई और हर तरफ उस बच्चे को ढूंढने लगी। अचानक उसने देखा कि वह बच्चा ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहा था, तो नेहा ने भी उसका पीछा किया। पीछा करते करते नेहा अपने स्कूल के बेसमेंट के पुराने आर्ट रूम तक पहुंच गई।
जैसे ही अंदर घुसी, उसकी यादें ताज़ा हो गईं। यह वही रूम था जहां सिड और नेहा अपनी क्लासेस बंक करके एक दूसरे से मिलने आया करते थे। नेहा वहां पड़ी चीजें देखने लगी कि तभी आर्ट रूम का दरवाजा जोर से खुद खुद आंगन की तरफ खुलने लगा। वो आवाजें उसके पीछे से आ रही थीं। वह पलटी और उसने देखा कि वही बच्चा आर्ट रूम के कॉर्नर में बैठा रो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाया हुआ था। नेहा यह देखकर और ज्यादा डर गई और वह दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगी और चिल्लाने लगी। जब उसने दोबारा पीछे पलट के देखा तो वह बच्चा अब वहां नहीं बैठा था। वह दरवाजे की तरफ मुड़ी और तब जो उसके साथ हुआ उसे देख उसकी रूह कांप गई। वह बच्चा दरवाजे के पास क्रॉल करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा बदलकर बिल्कुल एक डेड बॉडी जैसा हो गया था। नेहा बहुत जोर से चिल्लाई और इतना डर गई कि वह अपने होश खो बैठी। नेहा वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वह स्कूल के एक हॉस्टल रूम में थी और सिड उसके पास ही बैठा हुआ था। नेहा को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। वह अचानक से उठी और हड़बड़ी में जो भी उसके साथ उस आर्ट रूम में हुआ वह सब सिड को बताने लगी। सिड ने उसे कहा कि वह यह सब ना सोचे और बस रेस्ट करें। इसके बाद सिड नेहा के लिए डिनर ले आया और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। नेहा के सोने के बाद सिड वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वह कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि अचानक उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। वह एक पल के लिए वहीं ठहर गया और लाइट्स की तरफ देखने लगा। फिर वह उसे इग्नोर कर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में सिड को ऐसा लगा जैसे उसके अलावा भी वहां कोई मौजूद था। उसे एक अलग सी ठंडक महसूस हो रही थी। वह अपने हाथ धो रहा था जब वॉशरूम की लाइट्स भी अचानक से फ्लिकर करने लगीं। इस बार सिड थोड़ा सहम गया और जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलने लगा, मगर किसी इनविजिबल शक्ति ने सिड को पीछे से बहुत जोर से खींचा और सिड दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जो पहले नेहा ने आर्ट रूम में देखा था। उसे देखकर सिड की रूह कांप उठी और वह अचानक से बोला, मोहन, मोहन, तुम। यह सुनते ही वह बच्चा बहुत जोर से चीखा और उसने सिड का गला पकड़ लिया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। सिड भी चिल्ला उठा और तभी वॉशरूम में हॉस्टल का वार्डन आ गया और उसने सिड को वॉशरूम पर तड़पता हुआ पाया। सिड के अलावा अब वहां कोई नहीं था। वार्डन ने सिड को शांत कराया और उसे वापस उसके रूम तक ले गया। लेकिन जैसे ही वह दोनों उस हॉस्टल रूम के अंदर घुसे, उनका दिल बुरी तरह दहल उठा। उन्होंने अपने सामने नेहा को पंखे से लटका हुआ पाया। यह देखकर सिड बुरी तरह चिल्लाया और रोने लगा, मगर वार्डन ने जल्दी से नेहा की टांगें पकड़ी और उसे पंखे से नीचे उतार लिया। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। इसके बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां वह 4 दिन तक रही और फिर होश में आई। नेहा के ठीक होने के बाद सिड ने उसे बताया कि उसने उसी बच्चे को वॉशरूम में देखा था जिसकी बात नेहा कर रही थी। सिड को वो बच्चा अच्छे से याद था। उसने नेहा को याद दिलाया कि जब वह दोनों 11वीं क्लास में थे तब मोहन सिड का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। नेहा स्कूल में नई नई आई थी। सिड और मोहन दोनों को ही नेहा बहुत पसंद आ गई थी और इसी वजह से सिड और मोहन की दोस्ती टूट गई थी। सिड ने जल्द ही नेहा को डेट करना शुरू कर दिया था, मगर यह बात मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक साइको जैसे वो नेहा को स्टॉक करने लगा था। सिड से हाथापाई करने के बहाने भी ढूंढता था। जब ये सब करने के बाद भी नेहा ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन मोहन ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस हादसे के बाद सिड नेहा को लेकर वापस अपने घर लौट गया, मगर आज भी नेहा को रोज रात में उस बच्चे की भयानक शक्ल के बुरे सपने आते हैं।